हेलो। हाँ जी सर, प्रणाम। बार बार कनेक्शन कट जा रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं, अब शायद फिर से मैं कनेक्ट हो गया हूँ। एक बार अब। जी 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 जी। जी जी। आप सुन पा रहे हैं मुझे? बार बार आज नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण कनेक्शन कट जा रहा है। और ये तकनीकी का एक दूसरा पक्ष है। यदि आप मुझे सुन पा रहे हो तो कृपा करके संकेत करें कमेंट बॉक्स में। जी। तो इस एकात्मता के कारण ही जो श्रीमद् भगवत गीता में समदर्शी विषय की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सूनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। सही मायने में जो ज्ञानी है वो कौन है? जो सब में एक रूप देखता है, जिसको 18वें अध्याय में कहा गया, सर्वभूतेषु ये नैकम भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धिशास्त्रम। जो इस चराचर जगत में उसी ईश को देखता है, उसी ईश का दर्शन कर रहा है, वह सही मायने में ज्ञानी है। और ऐसे ही ज्ञानी लोग अपने स्वार्थ की सीमा से ऊपर उठकर परमार्थ, जिसको कहा गया अष्टादश पुराणेषु के रूप में परोपकारः पुण्याय, परोपकार की दृष्टि से इस समाज के हित का कार्य करने की प्रेरणा पाते हैं। उनकी प्रेरणा के पीछे जो मूल उत्स है वो एकात्मता है। और इसीलिए हम अंत्योदय की बात करते हैं, क्योंकि सबके विकास के हुए बिना हमारा विकास नहीं हो सकता। हमारा विकास एकाकी विकास नहीं है। और उस आदि पुरुष ने भी जो यह सृष्टि रचा, उसी उनका भी जो मूल उद्देश्य था, इस एकाकी पने से मुक्ति पाने के लिए। एकाकी न रमते सो कामयात। तो हम इस एकात्मता को आत्मसात करते हुए सभी मनुष्यों, प्राणियों और इस भौतिक जगत के प्रति जो भारत की परंपरा, भारत की सनातन परंपरा में जो भावना है कुटुंबत्व की, इसको हम अपनाएं। और जैसे आज कोरोना वायरस के काल में आप देख रहे हैं, तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं कि चीन विश्व में वर्चस्व स्थापित करने के लिए, ऐसी बात कही जा रही है कि उसने एक वायरस को लैब में तैयार किया। यदि चीन में एकात्मता की दृष्टि वाले लोग होते, या उन वैज्ञानिकों की टोली में एकात्मता की दृष्टि वाले लोग होते, तो ऐसा कदापि नहीं करते। दूसरे का अहित करके अपना हित करने की जो परंपरा है, वह परंपरा इस पूरे जगत का नाश कर देगी। दूसरे के हित में ही अपना हित है, यह परंपरा एकात्मता का प्रतिफल है। कुछ प्रश्न आपके हों तो जरूर पूछें, क्योंकि प्रश्नों पे बात करना। प्रश्न आया है एक दीनदयाल उपाध्याय पीठ की ओर से, एकात्मता के इस भाव को आज कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है? एकात्मता मूल रूप से साधना का विषय है। सत्य को जान दो स्थितियां हैं। या तो आप जान लीजिए तो फिर मान लेंगे, या तो मान लीजिए तो फिर जान जाएंगे। भारत की जो परंपरा में जिस प्रकार से इस ब्रह्मांड की एकात्मता का दर्शन छुपा है, यदि इस दर्शन की
दर्शन का ज्ञान लोग अर्जित करें तो अवश्य उनके विचार बदलेंगे। स्व केंद्रण की बजाय सर्व केंद्रण, स्वहित की बजाय सर्वहित, इस ओर निश्चित रूप से प्रेरित होंगे। तो इसीलिए यह साधना, या तो हम एकात्मता को स्वीकार करें या तो ज्ञान के माध्यम से एकात्मता को जानें। यदि हम जानेंगे एकात्मता को तो एकात्मता प्रकट हो जाएगी, मान लेंगे। और यदि हम एकात्मता को मान लें, पहले ही मान लें, तो एकात्मता जिस प्रकार से इस जगत में व्याप्त है वह विषय अपने आप से हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। और जब ये दोनों स्थितियों में से कोई भी स्थिति होगी तो हम दूसरे का अहित नहीं कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न है गोपाल वर्मा जी का। सर, भगवत गीता should be made compulsory for class 5th or 12th class. I am 100% sure it will be change total direction. जी गोपाल जी, बिल्कुल मैं आपके इस मत से सहमत हूँ। आप कह रहे हैं कि 5वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक भगवत गीता को अनिवार्य रूप से हमारे करिकुलम का, हमारी पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए, या उसके सेलेक्टेड पार्ट भी हमारे करिकुलम का हिस्सा हो। अब ये सोचने वाली बात है, यह थी कभी। धीरे धीरे जो सनातन परंपरा के जो चिन्ह थे, जो दार्शनिक पक्ष थे, जो विषय थे, जो सुभाषित थे, हमारी पाठ्यचर्याओं से रिमूव किए गए, हटाए गए। और आज स्थिति ऐसी है कि अपनी परंपरा के विषय में अकादमिक क्षेत्र के लोग भी जानने की रुचि नहीं रखते, क्योंकि उसको इतना हेय बना दिया गया, व्यवस्था ने बनाया, इतना निंदित किया गया कि उसमें कोई तर्क नहीं है, पूर्णतः अतार्किक है। और जिन सिद्धांतों की चर्चा मैंने, विज्ञान के जिन सिद्धांतों की चर्चा आपके बीच की, वो सारे सिद्धांत एक सिद्धांत दूसरे को काट रहे हैं। स्टेडी स्टेट थियरी को तुरंत बिग बैंग थियरी ने काट दिया, उस थियरी को फिर अगली थियरी ने काट दिया, आज साइक्लिक थियरी सारी थियरियों को काट रही है। उनके पास भी जो वो जिसे वो वैज्ञानिक कह रहे हैं, उनके लिए कोई आधार नहीं है कि ये वैज्ञानिक है और यही अंतिम सत्य है। ऐसा कोई आधार नहीं है उनके पास। यदि आधार होता, पक्का होता, तो एक थियरी आने वाली नई थियरी पुरानी थियरी को नहीं काटती। लेकिन भारतीय परंपरा को निंदित किया गया कि ये सब बकवास है, गरीड़ियों के गीत हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। और एक एक करके धीरे धीरे हमारी पाठ्यचर्या से हमें दूर किया गया। तो अवश्य यदि हम श्रीमद् भगवद गीता को शामिल करें तो निश्चित रूप से इन सारे विषयों का, कस्मोलॉजी से लेके, कस्मोजेनी से लेके सारे विषय हमारे विद्यार्थियों के समक्ष और सभी के समक्ष आ पाएंगे। एक और प्रश्न है, युवा पीढ़ी भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा से दूर होती जा रही है, नई पीढ़ी को कैसे अपनी ज्ञान परंपरा से जोड़ सकते हैं? नई पीढ़ी तभी जुड़ पाएगी जब नई पीढ़ी जिन अध्ययन प्रक्रियाओं से जुड़ी है उसमें इस ज्ञान परंपरा के पक्ष को, विषय को रखा जाए। जब तक पाठ्यचर्या का हिस्सा नहीं होगा, जब तक क्लासरूम डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं होगा, तब तक नई पीढ़ी तक यह बातें नहीं पहुंचेंगी। और इसे अवैज्ञानिक तरीके से यदि प्रस्तुत किया जाए, जैसे आज बहुत सारे सीरियल्स बन रहे हैं, उन सीरियल्स में जो मूल तथ्य है वो गायब है, उसका एक नाटकीय रूप हमारे सामने रखा जा रहा है। उन नाटकीय रूपों से भ्रमक स्थिति पैदा होती है। उन नाटकीय रूपों की जो रचयिता हैं, संभवतः, मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं, संभवतः उन विषयों को उन्होंने समझा ही नहीं है कि कैसे प्रस्तुत करना है। और एक खास विचार से प्रेरित होके या तो इस परंपरा को कलंकित करने के लिए या तो भ्रमक स्थिति पैदा करने के लिए वो भिन्न भिन्न प्रकार से इन विषयों को परोस रहे हैं। तो सही ज्ञान, तथ्यपरक ज्ञान, वैज्ञानिक तरीके से यदि नई पीढ़ी के सामने रखा जाएगा तो जरूर नई पीढ़ी इसको स्वीकार करेगी। गोपाल वर्मा जी का प्रश्न है, सर हाउ भगवत गीता बी मेड एज कंपलसरी सब्जेक्ट इन स्कूल ऑफ भारत? जी गोपाल जी, अभी चर्चा इस पे हुई कि ये तो है
शासन सत्ता पे जब गुरु जो इस शिक्षा की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं वो दबाव बनाएंगे, जो पाठ्यचर्या है या तो आरोपित होती है ऊपर से, जैसे अंग्रेजों ने आरोपित की, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मॉडल है, और दूसरा तरीका है ग्रासरूट मॉडल। हर जगह से यदि मांग उठेगी पढ़ने की, हर जगह से इसके शुभ पक्ष, इसके कल्याणकारी पक्ष, इसके दार्शनिक पक्ष की चर्चा होगी, तो जरूर शासन सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा कि पाठ्यचर्या में हमें परिवर्तन करना है। और आज का समय यह बताता है कि गुरुओं को जगना पड़ेगा। गुरु जगेंगे तो शासन जगेगी, और हर युग में गुरुओं ने शासन को जगाया है, तो अवश्य यह शामिल किया जा सकता है। सोमू सिंह जी हमारे अनुज हैं, प्रश्न कर रहे हैं, एकात्मता का अर्थ बहुत ही प्रभावी तरीके से स्पष्ट किया। ओ, प्रश्न नहीं है, कमेंट है भाई, धन्यवाद, बहुत उत्तम व्याख्या पवन शर्मा जी। अच्छा, हमारे अग्रज आचार्य पवन शर्मा जी भी जुड़े हैं और यह आनंद का विषय है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम। कल आपने इनका एक अत्यंत ही बोधपूर्ण उद्बोधन सुना। एनसीएफ बदलेगा तब न होगा पवन, अच्छा जी, आदरणीय अग्रज प्रोफेसर पवन शर्मा जी का मत है कि एनसीएफ बदलेगा तब ये सारे विषय आएंगे। बिल्कुल हम सहमत हैं, और ये अत्यंत ही दुखद विषय है कि इतने वर्षों के बाद भी 2005 का एनसीएफ बदला नहीं, और एनसीएफ नहीं बदला तो पाठ्यपुस्तकें नहीं बदली, और वही इस संस्कृति के प्रति, इस ज्ञान परंपरा के प्रति घृणा का भाव जिस एनसीएफ में है और उस एनसीएफ के आधार पे रचित सारी पाठ्यपुस्तकों में है, आज भारत की जो जनता है, भारत के जो बच्चे हैं, वो पढ़ने के लिए बाध्य हैं। तो आवश्यक है सबसे पहले कि एनसीएफ में परिवर्तन हो। स्कूल करिकुलम इज टोटली कंट्रोल्ड बाय कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बाय जी। गोपाल वर्मा जी कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने पूरी तरह से स्कूल करिकुलम पे कब्जा कर लिया है। तो इस कब्जे को से मुक्ति, यदि हम परतंत्र हों, कोई आइडियोलॉजी, किसी आइडियोलॉजी से हमें विरोध नहीं है, लेकिन यह आइडियोलॉजी यदि सर्व कल्याण की भावना की बजाय वर्ग संघर्ष, हिंसा के वातावरण की रचना करे तो निश्चित रूप से वह त्याज्य है। यदि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी सभी के कल्याण की बात कर रहा हो, समाज के अंतिम वर्ग से के कल्याण की बात कर रहा हो, तो स्वीकार्य है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहा है। वो एक वर्ग संघर्ष की जमीन तैयार कर रहा है, और उन्होंने कब्जा किया है पूरे ज्ञान परंपरा, जो आधुनिक ज्ञान परंपरा है, उस पर कब्जा किया हुआ है। उनके हिसाब से पाठ्यचर्या बन रही है, उनके हिसाब से पाठ्यपुस्तकें बन रही है। तो निश्चित रूप से यह चिंतन का विषय है कि सभी पक्षों का समावेश अवश्य होना चाहिए। वाद की परंपरा में कयास ही लगाए जाते हैं जी। आदरणीय पवन शर्मा जी कह रहे हैं कि जो वाद हैं, चाहे वो मार्क्सवाद है, चाहे वह पूंजीवाद है, यह वाद कयास ही लगाते हैं। भारत की परंपरा वाद की परंपरा नहीं है, प्रवाह की परंपरा है, जिसका स्रोत एक है, लेकिन उसमें प्रवाहित होने वाला जल निरंतर परिवर्तित हो रहा है, वो बदल रहा है, इसीलिए वो नित्य नूतन चिर पुरातन है। मॉडल से प्रवाह की ओर हमें जरूर बढ़ना होगा। गोपाल वर्मा जी कह रहे हैं कि हमें एक इसके लिए अभियान चलाना होगा, जरूर। अच्छा ज्ञान जी, गोपाल वर्मा जी, टेलर कमीशन के संशय इसी ओर इंगित करते हैं जी। पवन शर्मा जी का कहना है कि टेलर कमीशन भी इसकी चर्चा कर रहा है। लर्निंग टू बी, जो टेलर कमीशन में 4 पिलर्स की चर्चा की गई है, लर्निंग टू बी मूल रूप से उसी एकात्मता को, उसी विराट के चेतनता को अनुभूत करने का की घोषणा कर रहा है।
भारत से डॉक्टर कर्ण सिंह उस डेलर कमीशन के एक सदस्य थे, और ये भारत की ज्ञान परंपरा का ही अंश उस डेलर कमीशन में लर्निंग टू बी के रूप में जोड़ा गया। और मुझे अब निर्देश प्राप्त हो गया है 4:55 तक संपन्न करने का कष्ट करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे व्याख्यान में 2 बार बाधा आने के बावजूद भी आप लोग लगातार जुड़े रहे, और निश्चय ही मैं आप सभी का बहुत ही आभारी हूँ। और इस मंच को प्रदान करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिवार का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और चर्चा तो बहुत सारी थी, आगे जब भी अवसर मिलेगा निश्चय ही इस विषय पे फिर मैं अपना विचार लेके आपके बीच आऊँगा। आपके प्रश्नों के लिए, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।